12 के अंतर्गत बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मैं सुनील सर, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और आज एक नया वीडियो फिर आपके पास आपके लिए कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। इसके पहले हम लोगों ने लैंगिक जनन पढ़ा है, जिसमें 2, एक नर और एक मादा दोनों की आवश्यकता होती है। और आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम होगा पुष्पों में या पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले कि पुष्प जो आवृतबीजी का एक आकर्षक अंग, तो इसमें कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे लिखा गया कि सभी जीव अपने जाति की स्थिरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। इस क्रिया में वह अपने ही समान आकृति के जीव उत्पन्न करते हैं। आवृतबीजी या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प में पाए जाते हैं और पुष्प में पुष्पदल पाए जाते हैं, जो जननांगों की रक्षा तथा परागण में सहायक होते हैं। जिन पुष्पों में नर और मादा जननांग दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। याद करो, द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। उदाहरण के लिए लिली, गुलाब इत्यादि। जिन पुष्पों में एक ही जननांग होते हैं उन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जिन पुष्पों में केवल एक ही आपके नर या मादा होते हैं, केवल एक ही जननांग होते हैं, उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, तरबूज, नारियल आदि पुष्पों में पुष्पीय उपांगों के 4 समूह बाह्य दल पूंछ, पुमंग या जायांग होते हैं। इनमें से पुमंग और जायांग क्रमशः नर और मादा पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं। यानी जो पुमंग होता है वह पुष्प का होता है, जो जायांग होता है वो आपका स्त्री में पाया जाता है। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाएं। तो इसमें कह सकते हैं कि पादपों में निषेचन की क्रिया से पूर्व पादपों के हार्मोन्स तथा संरचनाओं में बहुत से परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं, जिनके फलस्वरूप पुष्पीय जो आधार के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाता है तथा पुष्प में नर तथा मादा जननांगों का विकास होता है। अब एक बात बताते हैं, पुमंग या पुकेसर क्या होता है। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि पुमंग और पुकेसर में आप बता सकते हैं इसमें कि परागकण या लघु बीजाणु वास्तविकता में पादप का नर युग्मत भीद होता है। प्रत्येक पुकेसर में परागकोश 2 पालियों का बना होता है, जिन्हें द्विकोष्ठी पुकेसर कहते हैं। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। परागकोश में ही इसका एकमात्र केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक नलिका केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक बनाता है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। ये भी आप बता सकते हैं। अब एक चीज़ आती है, बार बार लघु बीजाणु कहते हैं, तो लघु बीजाणु होता क्या है? तो लघु बीजाणु की संरचना देखिए, इसमें 4 भीति परतें होती हैं। बाह्य त्वचा, अंतः एस्थिसियम, मध्य परत तथा टेपिटम। टेपिटम सबसे आंतरिक परत है जो विकासशील परागकण को पोषण देती है। अपरिपक्व परागकोश में लघु बीजाणु धानी के केंद्र में बीजाणु जनन ऊतक स्थिर होते हैं। अब एक बात और आती है कि आखिर जो लघु बीजाणु जनन होते हैं वह क्या होते हैं। तो आप कहिएगा कि लघु बीजाणु जनन में तनी हम लोग देखते हैं क्या होते हैं। तो कहेंगे कि प्राथमिक माने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में लघु बीजाणु के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। प्राथमिक
इसको पहला आप कह सकते हैं प्राथमिक भित्तियाँ कोशिकाओं से अंतःभित्ति, मध्य स्तर या टेपिटम का निर्माण होता है। टेपिटम की कोशिकाओं में बहुगुणित केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, और भी कह सकते हैं कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं 2 या 3 विभाजन का कर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती है। द्विबीजपत्री पादपों में ये चतुष्फलक व्यवस्था में लगे रहते हैं। उसके बाद से एक चीज आता है जिसका नाम होता है परागकण की संरचना। तो परागकण नए युग्मत भित्ति की प्रथम कोशिका है। परागकण भित्ति 2 स्तरों बाह्यचोल तथा अंतःचोल की बनी होती है। बाह्यचोल कठोर और खुरदरा होता है तथा एस्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है, जबकि कह सकते हैं कि अंतःचोल पतला और कोमल होता है तथा ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो अंतःचोल किसका बना होता है? तो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। उसके बाद से देखिए एक और है नर युग्मोत्भिद का परिवर्धन। तो आप कह सकते हैं कि पराग कण से पूर्ण विकसित नर युग्मोत्भिद बनने तक के क्रम को लघु युग्मक जनन कहते हैं। नर युग्मोत्भिद का विकास परागकोश के अंदर ही आरंभ हो जाता है। दूसरा कह सकते हैं कि परागकण से नर युग्मोत्भिद बनने वाले सभी सूत्री विभाजन होते हैं। परागकण के प्रथम विभाजन के फलस्वरूप एक बड़ी नली कोशिका या काई कोशिका जिसका केंद्रक भी बड़ा होता है तथा एक छोटी कोशिका जनन कोशिका बनती है। प्राय इस 2 कोशिकीय व्यवस्था में परागकण पराग कोश से निकलते हैं तथा प्राय इन दोनों निकलते हैं और आगे बता सकते हैं कि तमाम प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। नोट में आप जरा एक चीज़ देख लीजिएगा कि 250 पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 1000 पराग कणों का निर्माण होता है। ये प्रश्न देख रहे ना, इसका 4 गुना निर्माण होता है। जितना भी रहेगा आप उसका 4 गुना कहेंगे, याद रखिएगा। कहा गया कि 250 पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 1000 पराग कणों का निर्माण होता है। ये भी बता सकते हैं। और भी बता सकते हैं इसमें कि एक पराग मात्र कोशिकाओं से 4 पराग कणों का निर्माण होता है था, इसीलिए 240 पराग कणों के लिए 60 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। उसके बाद से देखिए एक आपके सामने आता है कि स्त्री में जो जनन अंग पाया जाता है जिसको हम लोग जायांग या स्त्री कैसा करते हैं, तनि इसके बारे में जानते हैं। देखिए जायांग एक अंडप युक्त अर्थात एका अंडपी या अनेक अंडपों युक्त अर्थात बहु अंडपी हो सकता है। जब एक अंडक होगा तो उसे एका अंडपी कहते हैं। जब बहुत अधिक अंडक होंगे तो बहु अंडपी हो सकता है। प्रत्येक अंडक में 3 भाग दिखाई देते हैं, एक अंडाशय, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका। तो प्रत्येक के 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय, एक वर्तिका और एक वर्तिकाग्र। उसके बाद से आता है बीजांड का संरचना। तो तनि देखते हैं हम लोग बीजांड की संरचना में। तो कह सकते हैं कि पादपों में तो बीजांड की संरचना में आप कह सकते हैं कि पादपों में अंडाशय में प्रत्येक बीजांडसन से एक पतले और छोटे बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। आप जानते भी होंगे जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे नामिका कहते हैं। याद रखें, जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ता है उसे नामिका कहते हैं। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग बीजांडकाय से बना होता है जिसके चारों ओर बाह्य अध्यावरण तथा अंत अध्यावरण पाए जाते हैं, बता देना। उसके बाद से कह सकते हैं कि इन परतों के मध्य नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। बीजांड में अंदर की ओर
मादा युग्मोत्तभिद या भ्रूणकोश स्थिर होता है। तो ये सब आपके बीजांड की संरचना के बारे में आप बता सकते हैं। उसके बाद से एक और इसमें टॉपिक आता है, इसको भी हम लोग जान लें, जिसका नाम होता है गुरु बीजाणु जनन। तो ये भी देखते हैं कि आखिर गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको गुरु बीजाणु जनन में। तो आप इसमें कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बीजांडकाय की एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार से बड़ी होकर अन्य कोशिका से भिन्न हो जाती है। इससे प्राथमिक प्रपरशु कोशिका कहते हैं। प्राथमिक प्रपरशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं और अंतः प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका बनाती है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करने लगता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाता है, जो रेखीय चक्षुष में व्यवस्थित होता है। चक्षु का निचला निभागीय गुरु बीजाणु भ्रूणकोश का निर्माण करता है, जबकि शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ये भी पूछा जाता है, तो इस चीज को आप बता देंगे आपको कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में क्या अंतर है। तो देखिए, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर, तो आप पहला कह देंगे क्रिया पुंकेसर के पराग कोश में होता है। इसमें कह सकते हैं कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होता है। दूसरा कह सकते हैं इसमें अनेक परागकण बनते हैं। गुरु बीजाणु में कह सकते हैं इसमें केवल एक बीजाणु कोशिका या अंड कोशिका बनती है। तीसरा कह सकते हैं इसमें परागकण या लघु बीजांड बनते हैं। इसमें कह सकते हैं इसमें गुरु बीजांड या भ्रूणकोश बनता है। लघु बीजाणु में कह सकते हैं 4 नंबर, इस लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिका भाग लेती है और गुरु बीजाणु जो जनन होता है इसमें आपके गुरु बीजाणु और मात्र कोशिका भाग लेते हैं। इसके बाद से एक चीज़ और आता है भ्रूणकोश, याद होगा। देखिए, कहेंगे पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, मध्य में ध्रुवीय केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर 1 अंडक कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं से भ्रूणकोश का निर्माण होता है। क्या अंड समुच्चय होता है तथा यह 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। नोट, देखिए भ्रूणकोश का विकास का क्रम पहले आपका होगा, सबसे पहले जो बनता है उसका नाम होता है आर्कियोस्पोरियम। दूसरा आपका होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और तीसरा होता है गुरु बीजाणु भ्रूणकोश होता है। उसके बाद से आपका एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है परागण। तो परागण में आप कह सकते हैं कि पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, याद करो। तो पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण, या इसी को हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं। तो पहला स्वपरागण या स्वयुग्मन। देखिए, स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये द्विलिंगी या एकलिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है। पादपों में स्वपरागण के लिए अन्य युक्तियाँ जैसे समकालपकता तथा निम्नता या अनुनामिलता है। समकालपक्तता में नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं, जबकि निम्नता में द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं और कभी नहीं खिलते हैं, जैसे खट्टी बूटी या इसको आक्जेलिस कहते हैं तथा कनकोवा या कोमलाइम कहते हैं। तो आपने एक बात तो जरूर जाना, स्वपरागण में मैंने आपको बताया कि स्व जो परागण होता है इसमें एक पुष्प से जो परागकण होते हैं निकल करके दूसरे पुष्प में चले जाते हैं, या उसी पादप के जिसमें पुष्प निकले थे या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प में जाते हैं, तो इसको हम स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा होता है परपरागण। देखिए, परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं।
इस क्रिया में पराग कणों के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम कई प्रकार का होता है। एक होता है वायु परागण, यानी किसी जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जब वायु द्वारा परागण होता है तो उससे वायु परागण कहते हैं। जैसे मक्का या बांस या गन्ना, इसमें वायु द्वारा परागण होता है। एक होता है जल द्वारा परागण, जो जल के द्वारा परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाता है, उससे जल परागण कहते हैं। जैसे बेलसेनेरिया, कमल इत्यादि। कीट परागण देखे, जैसे कीटों द्वारा, जब कीट होता है ना, एक पुष्प के कीट उसके पराग कण को दूसरे पुष्प में पहुंचाते हैं तो उसे कीट परागण कहते हैं। जैसे साल्विया, रात की रानी इत्यादि। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि पादपों पर परागण हेतु एक लिंगता और भिन्न कल्पकता, अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्वन स्वबंध्यता, अर्थात एक पुष्प का निषेचन उस पुष्प के पराग कणों द्वारा नहीं होता है, तथा अनात्मा परागणता पुष्पीय भागों में स्वपरागण को रोकने के लिए विशिष्ट अनुकूल युक्तियाँ होती है। कुछ बातें आपको बता देते हैं हम यहाँ पर कि रात में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग और सुगंध वाले होते हैं, जिससे कीट आकर्षित होकर रात्रि में कीट परागण करते हैं। याद करो कि रात में जो पुष्प खिलता है वो बहुत ही श्वेत रंग का होता है और बहुत ही सुगंधित होता है, जिससे कीट आकर्षित होकर रात्रि के कीट परागण करते हैं। दूसरा है कि एकलिंगी स्राई पादप के कृत्रिम संकरण में निपुंसक का पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, विपुंसक का पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक और आपको चीज़ मैं बता दूं, आपसे पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा है कि स्वपरागण और जो पर परागण होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए स्वपरागण में कह दीजिएगा कि इस एक पुष्प के पराग कण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को कहते हैं। तो पहला तो आपका जो डिफिनेशन स्वपरागण का बोले तो वही लिख सकते हैं। दूसरा पर परागण में, पहला पर परागण में अंतर है कि एक पुष्प के पराग कण के उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। स्वपरागण में देखिए दूसरा, इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं। स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी होते हैं, पर परागण में पुष्प एकलिंगी होते हैं। और स्वपरागण में तीसरा का, इसमें पुष्प सुगंधित और रंगीन होते हैं। इसमें पुष्प सुगंधित और रंगीन होते हैं। पर परागण में कह सकते हैं इसमें पुष्प सुगंधित और रंगीन होते हैं। और स्वपरागण में इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हवा द्वारा या जल द्वारा, कीट द्वारा, यानी इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पर परागण में इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये भी पूछा जाता है, तो इस चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। यहीं से एक और आपके पास अंतर आता है, देखिए आप याद भी रखेंगे। पूछा था कि भ्रूण कोश और भ्रूण पोष, थोड़ा शब्दों में अंतर, इसमें कोश है इसमें पोष है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर पाया जाता है कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में का अंतर है। तो पहला कहिएगा ना, भ्रूणकोश में यह अगुणित खाली यन होता है, भ्रूणपोष जो होता है यह त्रिगुणित यानी 3 होता है। और भ्रूणकोश में कहते हैं इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है। भ्रूणपोष में कहेंगे इसका विकास भ्रूणपोष केंद्रक से होता है। भ्रूणकोश में तीसरा कहिएगा यह भ्रूण के विकास में सहायता करता है। भ्रूणपोष में भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। भ्रूणकोश में इसमें भोजन संचित नहीं होता है, भ्रूणपोष में इसमें भोजन संचित होता है। तो ये कुछ आपके भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर है। आपसे कोई पूछे तो ये चीज़ को हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है पराग, स्त्रीकेषण, संकर्षण, या इसी को परस्पर क्रिया। देखिए स्त्रीकेषण में उपस्थित रसायन यह पहचान सकते हैं कि पराग कण अंकुरण के योग है या अयोग। अगर इस स्त्रीकेषण पर कोई दूसरी जाति के पराग कण गिरते हैं तो स्त्रीकेषण में उपस्थित रसायन पराग के अंकुरण अथवा पराग नलिका के वृद्धि को अवरुद्ध करके पराग कण को अस्वीकार कर देते हैं। अंकुरण के पश्चात पराग कण से पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में वृद्धि करती हुई बीजांड में पहुंचती है। स्त्रीकेषण के वर्तिकाग्र पर पराग कण के हस्तांतरण के लिए पराग नलिका के बीजांड तक की संपूर्ण प्रक्रिया पराग स्त्रीकेषण या
पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया या संकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो यह होता है ना, किस तरीके से देख ही रहे हैं कि आपके हर एक जो पराग नलिका होता है जब भी इस तरीके से में गिरता है तो जरूरी नहीं है कि जो इस तरीके से है उसको वो ग्रहण ही कर लेगा। अगर वो अंकुरण के योग होगा तो ग्रहण करेगा, और अगर अंकुरण का योग नहीं होगा तो ग्रहण नहीं करता। उसके बाद से आइए एक और चीज़ आपका पूछा जाता है, निषेचन। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि निषेचन में क्या कर सकते हैं, परागण के तुरंत बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। ज़रूर आप याद रखेंगे, जब परागण के तुरंत बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी जब जो परागकण होते हैं जब किसी पुष्प के ऊपर चले जाते हैं तो पुष्प पर जाने के बाद ही आपका निषेचन होता है। तो वही कह रहा है इसमें कि परागण के तुरंत बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है। नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं किसे हैं, तो जब नर और मादा आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। आइए उसके बाद से एक और आपके टॉपिक आता है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है कि द्विनिषेचन क्या होता है। तो देखिए इसकी खोज A.G. नवासीचन ने की थी, और फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों ने 1898 में दोहरा निषेचन या जो द्विनिषेचन होता है इसमें एक नर युग्मक और अंड कोशिका के संलयन का द्विगुणित युग्मज बनता है, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करके त्रिगुणित यानी थ्रीयन यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह त्रिक संलयन कहलाता है। ये आवृत्तिबीजियों का विशेष लक्षण होता है। तो आप देख रहे हैं ना, द्विनिषेचन में डबल आपके होते हैं, ठीक है ना। एक नर युग्मक होता है और एक क्या होता है, अंड कोशिका होती है जो आपस में द्विगुणित होते हैं। कुछ और इसमें बातें आपसे पूछी जाती है द्विनिषेचन में। देखिए निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाएं कह सकते हैं। निषेचन के पश्चात होने वाली परिवर्तनों को अंतर्गत भ्रूण या विकास, भ्रूणकोश का विकास तथा फल और का निर्माण होता है। यानी जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद ही जो होता है भ्रूणकोश का विकास होता है, फल तथा बीज का विकास होता है। उसके बाद से भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव। तो भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव, तो आप इसमें कह सकते हैं कि संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है जिससे भ्रूण का विकास होता है। यद्यपि भ्रूणीय परिवर्धन प्रारंभ में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पादपों में समान होता है, लेकिन बाद में इसमें काफ़ी भिन्नता दिखाई देती है। नोट में कह सकते हैं कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक P. माहेश्वरी हैं। देखिए जरूर आप याद रखिएगा, आपके पूछा जाता है कि जो भ्रूण कोश आप पढ़ते हैं उसके जो जनक किसे कहा जाता है, तो P. माहेश्वरी को उसका जनक कहा जाता है। उसके बाद से आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भ्रूणपोष का विकास। तो कह सकते हैं कि भ्रूणपोष का विकास में कि आवृत बीजियों में भ्रूणपोष, जो आवृत बीजियाँ होती है तो आवृत बीजियों में भ्रूणपोष त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण ये त्रिगुणित यानी थ्रीयन होता है। भ्रूणपोष वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अनावृत बीजी में भ्रूणपोष, देखिए भ्रूणपोष जब भी कहेगा, भ्रूण का मतलब ही होता है, पोष का मतलब होता है पोषण का विकास निषेचन पूर्व ही हो जाता था, ये अगुणित होता है। उसके बाद से कोशिकीय 3 प्रकार का होता है, याद रखेंगे आप यहाँ पर कि जो आपके ये 3 प्रकार का होता है, कोशिकीय, केंद्रकीय और माध्यमिक, ये 3 प्रकार। एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है, परागण और निषेचन में। तो आपको एक चीज़ तो जरूर मालूम होना चाहिए कि जब भी निषेचन की क्रिया होती है परागण के बाद होती है। पहला कहिएगा कि परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। निषेचन में कहेंगे नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। दूसरा कह सकते हैं ये 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन में यह भी 2 प्रकार का होता है, एकल निषेचन और द्विनिषेचन। परागण में तीसरा कहते हैं अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट इत्यादि। निषेचन में इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। परागण में कह सकते हैं चौथा में कि यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि द्विनिषेचन
या जो दोहरा निषेचन होता है, अभी जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो आपको बताया गया कि द्वि निषेचन के मतलब ही होता है कि स्व असमंजस्य संयुग्मन को अवरुद्ध करता है। इसका कारण यह है तो सब बता दिया जाता है। ठीक है, अब एक नया हेडिंग और होता है बीज का निर्माण। तो बीज के निर्माण में हम लोग कह सकते हैं कि द्वि निषेचन के क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं तथा बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के बाह्य आवरण से बीजचोल तथा अंत आवरण से अंत कवच का निर्माण होता है। तो हमने ये भी देखा कि द्वि निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं तथा बीजांड बीज में परिवर्तन हो जाता है। बीजांड के बाह्य आवरण से बीजचोल तथा अंत आवरण से अंत कवच का निर्माण होता है। आइए उसके बाद से आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, बीजों का प्रकीर्णन। यानी बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। तो देखिए निम्न प्रकार से फैलते हैं। पहला होता है वायु द्वारा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। तो बीजों का फैलना में सबसे पहले वायु द्वारा प्रकीर्णन। तो देखिए बीजों का मात्र कोशिकाओं से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो बीज होते हैं, बीजों को, बीज का मतलब बिया, जो बिया होता है वह मात्र पादपों से दूर दूर फैलता है। इस क्रिया को हम लोग संकीरण कहते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि संकीरण में ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म और हल्के बीज जैसे सिनकोना, टर्मिनल इत्यादि, जिसका बीज बहुत हल्का होगा, छोटा सा होगा, उसी को वायु एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। दूसरा संपच फल और बीज जैसे पाइनस, मोरिंगा, साल, असर, मधुरता इत्यादि। सी पैराशूट जैसे डेंडिलियन, मदार, ये सब आपके जो होते हैं ये भी वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है और ये सब बता सकते हैं। अब देखिए जल द्वारा जो होता है कैसे आपका प्रकीर्णन होता है। तो जैसे कुमुदिनी, कमल वगैरह जो जल में बने, जल द्वारा जो आपका प्रकीर्णन होता है वह केवल जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उसी में होता है। उसके बाद से विस्फोट द्वारा जैसे एट्रेडा, एक्वेलियम, रुपेलिया, अरंड, गुलमेदी इत्यादि में विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन होता है। जंतुओं द्वारा बीजों का प्रकीर्णन जैसे जंतुओं के द्वारा जो एक बीज होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग लेकर के जाते हैं, जैसे चोरकोटा, लटजीरा, गोखरू इत्यादि का होता है। और एक चीज़ और लिखा गया इसमें कि मैंग्रोव पादपों में पितृ अंकुरण जरायुजता एक विशिष्ट अनुकूलन होता है जिससे ये अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना लेता है। अब एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है फल का निर्माण। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे फल का निर्माण, अभी इसका पहले हम लोग बीज के निर्माण में पढ़े थे। फल का निर्माण देखिए, फल एक परिपक्व अंडाशय है। जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला और बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। परिपक्व अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है और फल भित्ति को जो होती है 3 प्रमुख भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से फल, जो आपके फल का निर्माण होता है कहाँ से होता है। तो हमने देखा कि जो फल का निर्माण होता है अंडाशय से आपका होता है और जो फल बनते हैं इसके प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य फल भित्ति, एक होता है मध्य फल भित्ति और एक होता है अंतः फल भित्ति। उसके बाद से देखिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। कह रहे कुछ पादपों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज तथा बाह्य दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। ऐसे फल को कुट या आभासी फल कहते हैं, उदाहरण सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी। दूसरा कह सकते हैं कि फलों के निर्माण आवृत बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है जो पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फलों के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं। जो फल होते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद से आगे कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। विशेष प्रकार के बीज विकास विधि, यानी जो बीज विकास के कौन कौन से विधि हैं, इस विधि के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला आप इसमें अध्ययन में ये बता सकते हैं कि जो आपका
विशेष प्रकार के बीज निर्माण, कभी कभी कह सकते हैं कि युग्मत भेद के बिना ही नर और मादा युग्मकों के संलयन से ही भ्रूण और बीजाणु भेद बन जाता है। इसे असंग जनन कहते हैं। यह प्रश्न आता है कि असंग जनन किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि कभी कभी युग्मकों भेद के बिना ही नर और मादा युग्मकों के संलयन से ही भ्रूण और बीजाणु भेद बन जाता है। इसे असंग जनन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। देखिए इसमें पहला आता है अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, देखिए जब अंडकोश का बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल जाता है, अर्थात बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकास होता है, तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे पपीता। तो अंडकोशिका को छोड़कर भ्रूणकोश की जो होती है कोई भी भाग बदल सकता है। एक और आप पढ़े थे जिसका नाम होता है अपयुग्मन। तो अपयुग्मन किसे कहते हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं कि अंडकोशिका को छोड़कर भ्रूणकोश की कोई भी कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाती है, उसे अपयुग्मन कहते हैं। तो हमने ये भी जाना अपयुग्मन में कि अंडकोशिका को छोड़कर भ्रूणकोश की कोई भी कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाती है। जैसे में आप इलियम होता है। एक होता है जिसको अपयुग्मन के बाद अपबीजाणुता भी पूछा जाता है, तो बता सकता है कि बीजांड काय की कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन के ही भ्रूणकोश बना लेती है, उसी को हम लोग अपबीजाणुता कहते हैं। याद करो कि बीजांडकाय की कोई भी कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के ही भ्रूणकोश बना लेती है, उसकी खोज रोजनबर्ग ने पार्थिनियम से की थी। उसके बाद से बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता में कह सकते हैं कि जब एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। याद करो, जब एक बीज में अनेक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे पाइनस, संतरे, इसका खोज सर्वप्रथम एबी लीबनहाक ने किया था। उसके बाद एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है अनिष्क्रिय फलन। देखिए जब पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को अनिष्क्रिय फलन कहते हैं। याद करते हैं हम लोग कि जब पादपों में परागकण और निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, तो इस क्रिया को अनिष्क्रिय फलन कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप बीज रहित फलों का विकास होता है, जैसे भंगूर, केला, अनानास, पपीता, नींबू इत्यादि। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आता है आपके लिए, तो इसको भी आप बता सकते हैं। कुछ हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, एक एक नंबर में आता है। ज़रा देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आवृतबीजी पौधों में पुकेसर होता है, तो आप इसमें बी नंबर नर जननांग में। तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें पुकेसर नर जननांग में होता है। उसके बाद से दूसरा नंबर है कि अगुणित कोशिका क्या होती है, टेपिटम या परागकण आप लिख सकते हैं, इसमें परागकण लिख सकते हैं। तीसरा नंबर है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या होती है 4। ठीक है। उसके बाद से आपका एक और है 4 नंबर, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो द्विगुणित आप लिखेंगे। इसी द्विगुणित को हम लोग 2n भी लिखाते हैं। आइए, किसी परागकोश के लघु बीजाणु धानी की बाह्यतम और सबसे भीतरी परतें क्रमशः होती है, क्या होती है, तो डी नंबर सही होगा, एपिडर्मिस और टेपिटम। एक और आपका है 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रक्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की कितनी अर्धसूत्री विभाजन होती है, 50। तभी नहीं 50 को 2, 50 को 5 को 20, 200 होगा, तो इसीलिए हम लोग 50 इसमें लिखते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए ठीक ठाक है ना, आप आराम से इसको बता सकते हैं। कहता है कि अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो बी नंबर अंड और सहायक कोशिकाएं। 8 नंबर कहता है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग। कह सकते हैं बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग। 9 नंबर है एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है 8 न्यूक्लियकृत और 7 कोशिकीय। उसके बाद से निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है, तो
तो आपका बी नंबर विकल्प सही है, अंड कोशिका में। 11 नंबर है पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है जब 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होते हैं। एक और है प्रतिमुखी कोशिका वे होती है जो उपस्थित होती है किसमें, विभागीय छोड़ पर। याद करते हैं, कहता है कि प्रतिमुखी कोशिका वे होती है जो उपस्थित होती है विभागीय छोड़ पर। उसके बाद से होती है कि पादप के कुछ पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो आप कह सकते हैं सजात पुष्पी परागण। साल्विया में परागण होता है कीटों द्वारा। 15 नंबर कहता है कि एक उन्मील परागणी पुष्प में ऑटोगेमी संपन्न हो सकती है यदि सी नंबर सही होगा, परागण या वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। तो उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्ययन अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका विकल्प जो होगा आप सही लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि 7 नंबर में किसी एक लिंगाश्रयी पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने में निम्न में से कौन सा पद किसी महत्व का नहीं है, तो विपुंसक, पहले ही हम लोग देखे थे। उसके बाद से एक और क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि भ्रूणकोश विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, तो आपका जो बी नंबर क्रम है आर्कियोस्पोरियम, तब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, तब गुरु बीजाणु भ्रूणकोश। द्वि निषेचन की क्रिया होती है, सी है आवृत बीजी पादपों में। तो जो द्वि निषेचन की क्रिया होती है आवृत बीज पादपों में। 20 नंबर है, द्वि निषेचन का तात्पर्य है उपयुक्त जो आपका बी नंबर है, एक नर युग्मक कांड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। उसके बाद से है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहे जाते हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। अभी आप को थ्योरी भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी पढ़े थे, और इसमें भी आया है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कौन है, तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। बहुभ्रूणता खोजी गई थी लीबनहाक द्वारा, और परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म अवशेष है परिभ्रूणपोष बीजांडकाय के, इसीलिए इसको कहते हैं। उसके बाद से देखिए कुछ और बातें आपसे पूछी जाती है कि पुष्पदल क्या होते हैं, तो इसके 2 कार्य, पुष्पदल का 2 कार्य, पहला कलिका अवस्था में वह जनन अंगों की रक्षा करता है, दूसरा ये कीट परागण में सहायता करता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका जो है इसमें 2 नंबर दिया है, कहता है कि एक आवृत बीजी पुष्प के उसी अंगों के नाम लिखिए जहाँ नर और मादा युग्मद्वीप का विकास होता है। तो नर युग्मद्वीप परागण के द्वारा होता है परागकोश में, जिसको लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, और जो मादा युग्मत होती है भ्रूणकोश में या अंडाशय में, ये आपका निर्माण होता है। तो इस तरीके से अभ्यास हम लोग यहीं पर संपन्न करते हैं। जो भी बचा वगैरह होगा आप उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।